हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सेकंड लेक्चर, जो 25 क्वेश्चनों का है। और आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है या चलने वाला है, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन से हमारा वीडियो शुरू हो रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करके रखा गया। जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ, जड़ बुद्धि मतलब थोड़ा सा मंद बुद्धि व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध होता है। किस तरह से अनुबंध होता है? तो यह प्रारंभ से ही शून्य होता है, अर्थात प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है और शुरू से ही पीड़ित है, उसके साथ किसी भी प्रकार के हम अनुबंध नहीं कर सकते हैं। यदि कर भी दिए तो कानूनन व्यर्थ होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि एक अभ्यस्त के साथ किया गया ठहराव। अभ्यस्त मतलब होता है नाबालिग, माने अंडर 18। उसके साथ हम कोई भी क्या कर रहे हैं? ठहराव कर रहे हैं, कोई भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी पूर्णतः क्या होता है? शून्य होता है। इसी पे एक और क्वेश्चन है कि मोहरी बीवी बनाम धर्मदास का विवाद। ये मोहरी बीवी बनाम धर्मदास का जो विवाद है, ये अभ्यस्त से रिलेटेड है। ये किससे संबंधित है? अभ्यस्त के ठहराव से है। मतलब कि जब एक अभ्यस्त किसी दूसरे से कोई ठहराव करता है, कोई समझौता करता है, तो उसके द्वारा किया गया सारा समझौता व्यर्थ होता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अभ्यस्त के साथ किया गया ठहराव क्या होता है? ये व्यस्क होता है। देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, बस उसके आंसरों में कुछ चेंजिंग करके दिया गया है। तो जिससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू में 4 विकल्प में से एक विकल्प मिलेगा, उस विकल्प पर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। एक अभ्यस्त अपनी उम्र का मिथ्या वर्णन करके रुपया उधार लेता है, तो उसके ऊपर क्या होता है? मतलब एक अभ्यस्त अपने आप को ये कह रहा है कि मैं तो बालिग हो गया हूँ, मैं 80+ हो गया हूँ, और किसी भी व्यक्ति से, किसी बाहरी व्यक्ति से या जो उसके संपर्क है, उसे क्या लेता है? रुपया उधार लेता है। तो उसके साथ किया गया इस तरह का एग्रीमेंट, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहलाएगा? कपट के लिए अभियोग नहीं चलाया जा सकता। मतलब एक अभ्यस्त क्या करता है? झूठ बोल करके रुपया उधार ले रहा है, तो उसके ऊपर इस झूठ के लिए अभियोग मतलब मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अनुबंध करने की क्षमता होती है। अनुबंध करने की क्षमता का मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है? अनुबंध करने की क्षमता यह है कि उस व्यक्ति का वयस्क आयु का हो। वयस्क आयु का मतलब है 80+ का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, मैंने एकदम मंद बुद्धि वाला ना हो, मतलब फ्रेश बुद्धि वाला हो, हम अब जैसे, तथा किसी राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया। मतलब किसी देश के सरकार के द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, या कानून द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो, तो उसे अनुबंध करने की क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है अनुबंध करने के लिए अयोग्य है। कौन से व्यक्ति होते हैं जो अनुबंध करने के लिए अयोग्य माने जाते हैं? तो वह है अभ्यस्क, नाबालिग, अभ्यस्क मस्तिष्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग से डिस्टर्ब होना, चाहे आधा या पूरा। राजनियम द्वारा अनुबंध के लिए मतलब किसी देश की सरकार या राजा या शासक या कानून द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया गया हो, तो अनुबंध करने के लिए अयोग्य व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, अवयस्कता का उल्लेख कहाँ किया गया है? अवयस्कता का उल्लेख धारा 3 में किया गया है। कौन सा अनुबंध अधिनियम? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि राजनियम द्वारा अयोग्य से तात्पर्य। राजनियम द्वारा अयोग्य से तात्पर्य का मतलब होता है कि कोई भी विदेशी शत्रु, विदेशी राजदूत, शासक, अपराधी, कैदी या दिवालिया व्यक्ति है, तो उसे सरकार या कानून अयोग्य मानती है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उत्पीड़न का उल्लेख है। उत्पीड़न का उल्लेख किस धारा के? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 में। धारा याद रखिएगा, जरूर 2-4 धारा जाएगा।
15 में किया गया। 36 कहता है कि अनुचित प्रभाव का उल्लेख है। अनुचित प्रभाव, इसका उल्लेख किस धारा में? धारा 16(1) में किया गया। छल कपट धोखा का वर्णन किया गया। इसका वर्णन किस में किया गया? धारा 17 में किया गया। बिना पूरा करने के उद्देश्य से दिया गया वचन, ऐसा कोई वचन जिसको पूरा न किया जाए, ऐसे वचन को क्या कहा जाता? कपट। और 39 नंबर क्वेश्चन एक केस है, कंडी बनाम लिंडले का विवाद है। कंडी बनाम लिंडले का विवाद किस विषय पर दिया गया? ये विवाद है पहचान संबंधी त्रुटि, आइडेंटिफिकेशन त्रुटि के रिलेटेड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, जब सहमति कपट अथवा असत्य कथन से प्रभावित हो, जब सहमति कपट अथवा असत्य कथन से प्रभावित हो तब अनुबंध होता है। एक किस तरह का अनुबंध होता है? पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनी होता है। पीड़ित पक्षकार जो होता है उसकी इच्छा पर वो व्यर्थनी होता है। थोड़ा अन्य वीडियो की तरह ये वाला नहीं बन पा रहा है, और देख रहे होंगे कि एक आध दिन से वीडियो भी कम जा रहा है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा केयर न करिएगा, ठीक ना। आप लोग केवल पढ़ने पे केयर करिएगा, क्योंकि उतना मैं डिफाइन थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। ताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिफल किस तरह से होना चाहिए? प्रतिफल मतलब पारितोषिक वचन ग्रहीता या अन्य किसी के, प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य किसी और से प्राप्त होना चाहिए। अगला है प्रतिफल का। प्रतिफल का क्या होता है? वचन का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। मतलब प्रतिफल के लिए वादा वचन का होना कोई जरूरी नहीं है। वचन दे के भी प्रतिफल दिया जा सकता है, बिना वचन का भी प्रतिफल दिया जा सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनुबंध में प्रतिफल, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है, तो उसमें प्रतिफल क्या होता है, कब प्राप्त होता है? भूत, वर्तमान या भविष्य का हो सकता है। वो कभी कभी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई आपसे कुछ डील हुआ और उसका पारितोषिक जो हुआ, कोई जो नहीं है कि पहले भी मिल सकता है, उस समय भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। प्रतिफल किसकी इच्छा पर दिया जाना चाहिए? प्रतिफल किसकी इच्छा पर दिया जाना चाहिए? वचनदाता, जो वचन देता है, ठीक ना, वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। 45 नंबर केस है कि विवेक एक मंदिर बनवाने के लिए चंदा देने का वचन देता है। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर बनवाने का, कोई भी कार्य करने का, लेने एग्जाम्पल लिया है कि विवेक एक मंदिर बनवाने के लिए चंदा देने का वचन देता है। तो ये किस तरह का ठहराव? व्यर्थ ठहराव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वचन देने का मतलब वादा किया, वादा निभा भी सकता है और नहीं भी निभा सकता। मान लीजिए कि मुझसे कहा गया कि आप इतना रुपया दे दीजिए, दान दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं 1000 रुपया दान दे दूँगा। आज की परिस्थिति के अनुसार मैंने दे दिया, हो सकता है कि आगे मेरे पास न हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं भी दे सकता है या कम भी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे उससे भी बेहतर स्थिति हो, उससे ज़्यादा दे दे। तो यह इस तरह का ये व्यर्थ ठहराव होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रतिफल विहीन ठहराव होते हैं। प्रतिफल विहीन ठहराव होते हैं मतलब ऐसे ठहराव जिसमें प्रतिफल नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? व्यर्थ अनुबंध कहलाते हैं। क्योंकि जब अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें प्रतिफल का होना आवश्यक है, क्योंकि वो नहीं तो काम कैसे होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है व्यर्थ ठहराव का उल्लेख है, किस धारा में है? धारा 2G में के अंतर्गत है। बाजी के ठहराव का उल्लेख है, ये धारा 30 में है, याद रखे रहिएगा। बाजी के ठहराव को जाना जाता है, किसके नाम से जाना? शर्त के ठहराव के नाम से जाना जाता है। पूछता भी है कि शर्त का ठहराव क्या होता है, तो उसे बाजी का ठहराव कहा जाता है। ये भी पूछता है बाजी के ठहराव को जाना जाता है, तो ये शर्त के ठहराव के नाम से भी जाना जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि विदेशी शत्रु के साथ किया गया ठहराव क्या होगा? यदि कोई विदेशी दुश्मन है, शत्रु है, उसके साथ कोई एग्रीमेंट हमने किया, तो ये क्या है? ये लोक नीति के आधार पर अवैधानिक है, मतलब कानून की दृष्टि से इसे अवैधानिक माना गया। ठीक है, तो इस तरह ये 25 क्वेश्चनों का MCQ क्वेश्चनों का सीरीज कैसा आपको लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप इसी तरह चैनल पर बने रहें, ठीक है, और रिस्पॉन्स दीजिए तो उससे बेहतर रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, लेकिन मैं हटूंगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे ही हटेंगे छोड़ देंगे 1 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, बाय।